नमस्कार दोस्तों, जय जोहर। हमारी रॉबिन हुड सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टंट्या मामा नबी बख्श की बात सुनकर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये कमिश्नर टंट्या भील को नहीं पकड़ पाया तो पूरी भील जाति को परेशान कर रहा है। बहुत हो गई लुका छुपी। रेंग्या, कल खंडवा चलेंगे, तैयारी करो। रेंगू कोरकू ने अपने एक साथी से कहा, सुनो, चारों तरफ खबर फैला दो कि टंट्या भील कल खंडवा के बाजार में खुले आम निकलेंगे। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो आ जाए मैदान में। कहानी अब आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का छोटा सा गांव किलवा खुर्द। सर्दियों का महीना, चांद की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ समा, 1878 का आखिरी महीना और नबी बख्श पढ़ रहे थे सुबह की नमाज। उनका चेहरा था दिशाए मदीना। फजर की नमाज अदा हुई। टंट्या मामा ने नबी बख्श से कहा, अच्छा भाईजान, अब हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज। नबी ने जवाब देते हुए कहा, जी बेहतर, नाचीज के लायक कोई खिदमत हो तो जरूर इत्तला करे। खुदा आपके सारे मंसूबों को मुकम्मल करे, आमीन। अल्लाह हाफिज। मामा का यह गिरोह दुआ सलाम करके आगे बढ़ जाता है। छोटे से कस्बे के पास ही एक तार के बाड़े से घिरा आम का पेड़, नीचे बहुत सारे पीड़े जैसा कुछ रखा हुआ, बहुत ही सलीके से। पीड़े जैसी इन पटरियों पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई थी। टंट्या मामा ने अपने हाथ का इशारा करते हुए सभी लोगों को एक स्थान दिखाया। वो जगह देख रहे हो तुम लोग? बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है जो उस स्थान की पवित्रता और महत्वता की जानकारी देता है। यह स्थान भील आदिवासियों का एक पवित्र स्थान है, जहां वो मृत संबंधियों की याद में एक बड़ा पत्थर गाड़ते हैं, जिस पर घोड़े पर बैठा एक आदमी चांद, तारे, बंदूक, सांप, जंगल, पहाड़ एवं प्रकृति के कई रंग उकरे हुए मिल जाते हैं। इस पत्थर को गाता कहा जाता है। आदिवासी इसे प्यार से गाता बाबा कहते हैं, जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के शव को वहां दफना कर उस स्थान पर बनाया जाता है। निमाड़ के आदिवासी इलाकों में लगभग हर गांव में गाता बाबा देखने को मिल ही जाता है। आदिवासियों में गाता इस मान्यता के साथ बनाया जाता है कि यदि मृत्यु के 10 वर्ष के अंदर यदि ये काम ना किया गया हो तो मृतात्मा की मुक्ति संभव नहीं है। ये उन आदिवासियों का आश्रय स्थल था जिनके पूर्वज चीर निद्रा में विश्राम कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने ये गाते बनाए थे वे कहीं ओझल हो गए थे। अंग्रेजों ने इन गातों को बाड़े में बदल कर रख दिया था। वो आदिवासी कहाँ गए जिनका यह मूल निवास था, जो यहाँ पर वैसे ही थे जैसे शेर, भालू, चीता इत्यादि। सतपुड़ा के पास में आदिवासियों की एक बस्ती थी, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के नाम पर फिरंगियों ने कहीं दूर पुनर्स्थापित कर दिया था। कुछ 100 रुपए दिए थे मुआवजे में। ऐसा कहकर टंट्या मामा गाता बाबा के पास ही बैठ जाते हैं। तभी मंगला कहता है, फिर आगे क्या हुआ मामा? आगे चलो ठीक है, बताता हूं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं मजदूरी किया करता था और गांव के ही एक बुजुर्ग बाबा ने मुझे इस जगह के उजड़ने की कहानी बताई थी। कुछ अंग्रेज अधिकारी आए थे इस जगह को खाली करवाने, मुआवजा देने की बात कर रहे थे। मुआवजे का झांसा देने पर गांव का पटेल भड़क गया और बोला, किस चीज की कीमत देंगे साहब? क्या आप उस इमली के खट्टे फलों की कीमत दे सकते हैं जो हम यहाँ खाया करते थे, या हमारे पूर्वजों के खून पसीने की कीमत जो इस मिट्टी को मिट्टी बनाने में लगी हो? आपके लिए ये एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, पर हमारे लिए ये हमारे दिल का टुकड़ा है, और भला हमारे कलेजे का क्या मूल्य लगाएंगे आप? फिर इस वीरान सुनसान रात में टंट्या मामा कहते हैं,
इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे भील वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले भील तगड़े और काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत करती बास आती। गूंज उठती मांदल इनकी गोंधुली बेला में गफुली इनकी। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप कड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है कास चुप है मुख शाल पलास चुप है। टंटिया मामा ने उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरी रात में ये बातें बताई, और मामा अभी कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उसी वक्त किसी के चीखने की आवाज आई। डोंट मूव अदरवाइज आई विल शूट यू। एक लंबे चौड़े शरीर वाला आदमी टंटिया मामा पर पिस्तौल ताने खड़ा था। उसको देखने से लग रहा था जैसे काफी देर से वो उन सूखे पत्तों के ढेर में छिपा हो। मामा ने फुर्ती से अपना खंजर उस आदमी के हाथ पर फेंका। उसके हाथ से पिस्तौल कुछ दूर बाहर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। वो आदमी तेज में आकर टंटिया मामा की ओर दौड़ा और पास आते ही उनके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। गुस्साए मामा ने हवा में छलांग लगा के उस आदमी के मुंह पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। वो आदमी जैसे गच्च खा गया। मौका देखकर मामा ने उसे पीठ पर लात मार के औंधे मुंह गिरा दिया। लेकिन अफसोस, जिस जगह वो आदमी गिरा वहीं पर उसकी पिस्तौल पड़ी थी। उसने फुर्ती से पिस्तौल उठाई, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, टंटिया मामा ने छलांग लगा के उसे नीचे ही दबोच लिया। उस आदमी का वो हाथ जिसमें पिस्तौल थी, अपने एक हाथ से जकड़कर दूसरे हाथ से जकड़कर टंटिया मामा ने उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा मारा। तभी उस आदमी ने अपना घुटना मामा को पूरी ताकत से मारा, जिससे मामा संतुलन खो बैठे। अगले ही पल वो आदमी टंटिया मामा की छाती पर बैठा था और उसके हाथ में थी पिस्तौल। जैसे ही उसने मामा के माथे पर गन पॉइंट की, मामा ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर उस आदमी का निशाना हटाने की कोशिश की। रेंगू कोरकू ये सब देखता रह गया। बाकी साथी भी ये मंजर देख रहे थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बीच में पड़ता तो गोली चल सकती थी। रेंगू कोरकू का डर सही साबित हुआ और गन शॉट की जोरदार आवाज आई। रेंगू की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर कौन था वो शख्स जिसने टंटिया मामा के सामने पिस्तौल तान दी, और भला इतनी रात में इस सुनसान खंडवा रोड का रास्ता उसे बताया किसने? क्या वो कोई मुखबिर था या पुलिस का सिपाही जो इनाम की लालच में आड़े आया हो? क्या रात के इस अंधेरे में आए उस अनजान हमलावर का अंत हो चुका था, या फिर इस गन शॉट से घायल हुए थे टंटिया मामा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ और देखिए अगला एपिसोड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करो यार, और पास वाली बेल आइकन को भी दबा देना।